गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट है उसके अंदर थर्ड यूनिट का जो थर्ड लेसन है पैरासाइटिक अडेप्टेशन इन हेलमिंथीज। देखो, पैरासाइटिक अडेप्टेशन यानी ऐसे जीव जो दूसरों जीवों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं परजीवी के रूप में, पैरासाइट्स की फॉर्म में। और यहां पर स्पेशल दे रखा है हेलमिंथीज। हेलमिंथीज के अंदर दो प्रकार के एनिमल्स आते हैं। एक आता है प्लेटी हेलमिंथीज और एक आता है एस्के हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज एंड एस्के हेलमिंथीज, इन दोनों के जीव पैरासाइट्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में? पैरासाइट्स, परजीवी की फॉर्म के अंदर किसी भी होस्ट के अंदर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अर्थात वह प्राणी या जंतु जो दूसरे जीवों पर जीवन चक्र पूर्ण करते हैं तथा उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या अपना जीवन उनमें पूर्ण करते हैं, जीवन चक्र उसमें पूर्ण करते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, हम उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। परजीवी यदि परपोषी के शरीर के अंदर पाए जाए, अगर ये परजीवी बॉडी के अंदर पाए जाए, किसी भी परपोषी के होस्ट के शरीर में पाए जाए, जैसे हमारे आंतों में पाए जाए, तो उसे बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स, अंतः परजीवी। और अगर बाहर की तरफ पाए जाए, जैसे अपने घाव है उसके ऊपर पाए जाए, तो उसे बोलते हैं एक्जो पैरासाइट। तो पैरासाइट्स दो प्रकार के हैं कि वो कहाँ पर लिव कर रहे हैं, कहाँ पर वो रह रहे हैं। एक तो अगर बॉडी के अंदर है तो उसे एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, बॉडी के बाहर है तो उसे एक्जोपैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है। अब आता है कि इन जीवों के अंदर और बाहर रहने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, अडेप्टेशन। क्योंकि कोई भी जीव, जैसे हम ही हैं, हम इस एनवायरनमेंट में अगर रह रहे हैं तो हमारे में एक स्पेशल टाइप का एक अडेप्टेशन पाया जाता है। ठीक है। अब वो अडेप्टेशन किस प्रकार से है, अब देखिए, हम अडेप्टेशन की बात करते हैं। हेलमिंथीज जंतु भले वो एंडोपैरासाइट्स हो या एक्जोपैरासाइट्स हो, अपने परपोषी या आवास की भिन्नता के कारण समस्त परजीवियों को अलग अलग सदस्यों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और इन समस्याओं से मुकाबला करने हेतु समय के साथ इन परजीवियों में अनेक प्रकार के अडेप्टेशन यानी अनेक प्रकार के परिवर्तन विकसित हुए, जिन्हें हम परजीवी अनुकूलन कहते हैं। परजीवी में अनुकूलन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यानी हम हेलमिंथीज अगर एनिमल्स की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। पहला अनुकूलन है अनावश्यक अंगों का ह्रास। अनावश्यक अंगों का ह्रास यानी अनावश्यक अंग विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। परजीवन के शरीर में कुछ अंग तंत्र विशेष उपयोगी नहीं रह पाते, अतः परजीवों के शरीर में या तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं या अक्रियाशील हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से अंग है? पहला है गमनांग, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब गमनांग की अगर बात करें, देखो, बाहरी परजीवियों को अपने परपोषी को टूट कर अनेक उनसे पोषण प्राप्त करना होता है। ठीक है। अतः उनमें गमनांग पाए जाते हैं बाहरी परजीवियों में। लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, क्योंकि अतः गमन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है।
जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर गमनांग नहीं पाए जाते, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर एक पर्याप्त मात्रा में उनको जहाँ पर रहते हैं वहीं पर भोजन मिल जाता है। अगर भोजन की पूर्ति हो जाती है तो उन्हें किसी प्रकार की चलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एक तो गमनांग इनमें एब्सेंट होता है एंडोपैरासाइट्स की बात करें। दूसरा है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र की अगर बात करें तो मसल्स सिस्टम की बात करें, अगर गमनांग एब्सेंट है तो इनमें मसल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अतः पेशी क्या होती है, अल्प विकसित होती है, पाई तो जाती है लेकिन क्या होती है, अल्प विकसित। ठीक है, दूसरा है ज्ञानेंद्रिया, वह तंत्रिका तंत्र। देखो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं एंडोपैरासाइट्स जहां पर एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। और अगर एनवायरनमेंट अगर स्टेबल है, बिल्कुल फिक्स है, तो उसे किसी प्रकार की कोई भी ज्ञानेंद्रिय की और नर्वस सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। नर्वस सिस्टम और ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता जहां पर पड़ती है जहां पर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो, जीव के बाहरी वातावरण जो है उसमें किसी प्रकार का चेंज होता है, तो उसे रिसीव करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रिय और तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अधिकांशतः पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो होगी अनावश्यक अंगों का ह्रास। अगर इसी में देखें हम चौथा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की बात करें तो देखो जहां पर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जहां अंतः परजीवी होते हैं, वो उसी जगह पर रहते हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में इनको भोजन मिले, और जो भोजन होता है वो पचित अवस्था में, यानी पचा हुआ भोजन ही इनको प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात एंडोपैरासाइट्स में एलिमेंट्री कैनाल जैसी स्ट्रक्चर पाई नहीं जाती, और अगर पाई भी जाती है तो बहुत अल्प विकसित होती है। आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ माउथ पाया जाता है जो पचे हुए भोजन को शक करने की, अवशोषित करने में काम में आता है। ठीक है, और जहां पर अगर एलिमेंट्री कैनाल जिन एनिमल्स में पाई जाती है, एंडोपैरासाइट्स में अगर पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल, तो बिल्कुल सिंपल वे की होगी, सिंपल प्रकार की होगी, सिंपल फॉर्म में होगी। ठीक है ना, तो ये आहार नाल भी अल्प विकसित होती है, या तो एब्सेंट रहेगी या इनमें प्रेजेंट होगी तो बिल्कुल सरल प्रकार की होगी। आहार नाल अल्प विकसित का कारण यह है कि आहार नाल उनमें विकसित होती है जो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का पाचन करना होता है, लेकिन ये तो उस जगह पर निवास करते हैं पैरासाइट्स जहां पर इनको पचाया भोजन उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, अब ये तो होगी अनावश्यक अंगों का ह्रास। दूसरा है, अगर दूसरी हम बात करें कि नई तथा विशिष्ट संरचनाओं का विकास, नई तथा विशिष्ट संरचनाओं का विकास, अर्थात ऐसी संरचनाएं जो इनमें स्पेशल टाइप की होती है और इनमें नई स्ट्रक्चर्स बनती है जो इनको एक परजीवी की फॉर्म में जीवित रहने के लिए कैपेबल होती है। अर्थात अगर वो संरचनाएं नहीं होगी तो ये अपना वहां पर जीवन व्यापन नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं, हम उनका एक बार प्रकार पढ़ते हैं। देखो इसमें जो पहला आता है, फर्स्ट है आरक्षी आवरण। देखो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं अंतः परजीवी जंतुओं को पोषक के शरीर में
पोषक के शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जहां पर ये निवास करते हैं, जिस जीव में निवास करते हैं, उस जीव का खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। और उस प्रतिरक्षा तंत्र से बचने के लिए इन परजीवियों के अंदर, जो पैरासाइट्स होते हैं, इन परजीवियों के अंदर एक आरक्षी आवरण होता है। ठीक है। इसके अलावा जो पैरासाइट्स एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, कहां पर रहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। उन्हें परपोस यानी जिस जीव की एलिमेंट्री कैनाल, जैसे अपने ही बात करते हैं, अपने कोई भी पैरासाइट्स हैं, अगर अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो वास कर रहा है, तो उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गैस्ट्रिक जूस और आंतों के जो रस होते हैं, उनसे बचने के लिए, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस क्या कर सकता है? इस पैरासाइट्स को खत्म कर सकता है। अतः उस गैस्ट्रिक जूस से बचने के लिए, क्योंकि HCl होता है और गैस, इसके अलावा जैसे अनेक प्रकार के रस होते हैं, इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं, उन रसों से या उन केमिकल कंपोनेंट से बचने के लिए इन पैरासाइट्स की बॉडी के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल। एनिमल पाया जाता है, क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, ये क्यूटिकल का आवरण क्या करता है? जो बाहरी जो रस स्रावित होते हैं, इसके बाहर की तरफ, यानी आंतों में जैसे गैस्ट्रिक जूस स्रावित हो रहा है, तो वो क्यूटिकल के ही टच होकर क्यूटिकल के ऊपर उस जूस का कोई भी या उस केमिकल का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो पैरासाइट जीवित रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। दूसरा है आसंजक अंग। कौन से हैं? आसंजक अंग। देखो, जैसे ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में कोई भी पैरासाइट्स अगर ऐसे फ्री पड़ा है, तो वो अवशिष्ट पदार्थों के साथ जो फेसेस निकलता है एनएस के माध्यम से, उसके साथ वो बहकर आ सकता है, मल के साथ आ सकता है। लेकिन इन पैरासाइट्स में इनमें अनुकूलन पाया जाता है। यहां पर वास करने के लिए ये इस जो इंटेस्टाइन है, इसकी दीवार में ये चिपके रहते हैं, आसंजक रहते हैं। उनके लिए क्या पाए जाते हैं? हुक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुक। और हुक की सहायता से क्या करते हैं? ये आंत की दीवार में चिपक जाते हैं। ठीक है। जिससे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसके साथ वो बहकर बाहर नहीं निकलते। ठीक है। इसके अलावा तीसरा देखिए, जनन तंत्र का विकास। देखो, परजीवी हेलमिंथिस में जनन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, क्योंकि इन्हें अपनी जनसंख्या को तुरंत बढ़ाना होता है। और तुरंत कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर बहुत ज्यादा डेवलप है। वयस्क जंतुओं में तो लगभग संपूर्ण बॉडी में ही जनन अंगों से भरी होती है, प्रत्येक खंड में जनन तंत्र होते हैं। अतः अनेक परजीवी तो उभयलिंगी होते हैं, अतः इनमें नर और मादा दोनों अंग एक ही जंतु में मिलते हैं। उन्हें किसी प्रकार के दूसरे एनिमल की निषेचन के लिए आवश्यकता नहीं होती है। अतः इनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ही जनन तंत्र विकसित होते हैं, पूरी बॉडी जनन अंगों से भरी होती है, गोनेड से। अतः इनमें जनन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, यह इसका अनुकूलन है। ठीक है। इसके अलावा आता है तीसरा, ये तो हो गया आपका अनावश्यक अंगों का ह्रास। दूसरा था नई और विशिष्ट संरचना का विकास। अब इसके अलावा जो तीसरा है, वो तीसरा ये है कि कार्य अनुकूलन। कार्य की है अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। परिजीवन हेतु देखो, हेलमिंथी जंतुओं में कोई संरचनात्मक और आकारिकीय परिवर्तन नहीं होते, बल्कि इनकी कार्यकी में मुख्य यानी कुछ आवश्यक परिवर्तन आते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इन जंतुओं में परजीवी जो जीवन होता है वो अधिक अनुकूल बन जाता है। जैसे
परजीवियों से सुरक्षा। जैसे हम बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर लिखता हूं एक एक कार्य में अनुकूलन। इसमें है, पहला है परजीवियों से सुरक्षा, यानी परपोषी से सुरक्षा, परजीवी से परपोषी से। परपोषी से सुरक्षा का मतलब क्या है? परपोषी में देखो, जो जैसे अगर किसी भी जीव के अगर इंटेस्टाइन में अगर वास कर रहा है कोई भी परजीवी, तो उसमें आमाशय स्टोमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं वो आम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? आम्लीय। और आंत्र के जो पाचक स्राव होते हैं परजीवी को नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, परजीवी इनसे सुरक्षित होने हेतु तो शरीर में क्रियात्मक अनुकूलन कर लेता है। जैसे एस्करिस होता है, आंत्र के पाचक एंजाइमों को निष्क्रिय करने हेतु अपने शरीर के चारों तरफ, जैसे ये एस्करिस है, ये जो अपने इंटेस्टाइन के जो पाचक एंजाइम होते हैं उनको निष्क्रिय करने हेतु इनमें क्या होता है? अपने शरीर के चारों तरफ एंटी एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? एंटी एंजाइम। ठीक है। इसके अलावा इसके विपरीत परजीवी म्यूकस, परजीवी क्या करते हैं? अपने चारों तरफ म्यूकस का भी सिक्रेशन करते हैं। जो भी एंजाइम इसके ऊपर आकर इफेक्ट करता है वो म्यूकस क्या करती है? इसको इफेक्ट होने नहीं देती है। ठीक है। दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन की अगर बात करें, परजीवी जंतु रक्त और ऊतकों में रहते हैं, अतः उन्हें ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। यानी ब्लड और टिश्यूज एंड टिश्यू, ब्लड के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, अतः वे परजीवी जो जंतु के ब्लड और टिश्यू में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। परंतु कुछ अन्य परजीवी जो आंत्र और पित्त वाहिनी में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार परजीवी जंतु ऑक्सीशोषण के साथ साथ अनऑक्सी, यानी ऐसे जीव जिनके अंदर जहां पर निवास कर रहे हैं वहां पर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो क्या कर लेते हैं? अनऑक्सीशोषण कर लेते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कर लेते हैं और उसी से एनर्जी डेवलप कर लेते हैं। तीसरा है लयन, थर्ड लाइसिस। देखो, परजीवी जंतुओं द्वारा संक्रमण करने पर लयनकारी अंगों तक, यानी लक्ष्य जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, परजीवी जंतुओं द्वारा संक्रमण करने पर टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचना जरूरी होता है, जिससे वह परजीवी को अपना जीवन शुरू कर सके। अपना यानी कोई भी परजीवी अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड कर दिया, अगर मान लो यहाँ पर इन्फेक्टेड हुआ है और उसका टारगेट ऑर्गन अगर लंग्स है तो वो लंग्स पर जाएगा, उसके लिए वो क्या करेगा? अपनी एक स्पेशल प्रोसेस अपनाएगा। जैसे मीरीसीडियम लार्वा और सर्केरिया लार्वा में भेदन ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? भेदन ग्रंथियां, जो भेड़ की त्वचा को भेदते हुए लीवर को संक्रमित कर लेती है। ठीक है ना? यानी मीरीसीडियम लार्वा और जो सर्केरिया लार्वा होते हैं इसमें पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है, वो क्या करती है? शरीर को भेद कर लीवर तक पहुंचने में मदद करती है। अतः इनमें ये कार्य अनुकूलन पाया जाता है। इस प्रकार से इन जीवों के अंदर मैंने 3 प्रकार के अनुकूलन आपको बताए हैं। एक बताया मैंने कार्य के अनुकूलन, एक है नई संरचना या विशेष संरचना का विकास, और एक है कि इनमें कुछ अंगों का विलोपन हो जाता है, विलुप्त हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ये तीनों मिलकर एक किसी भी पैरासाइट्स को परजीवी जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, और ये हेल्मंथीज में इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेसन जो चलेगा वो चलेगा आपके दीमक
अभी दीमकों के अंदर सामाजिक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपको लिंक भेज दिया जाएगा।